तो देख लेते हैं हमने सेक्शन क्या क्या पढ़ा। आपको लगता है कि हाँ सर ये भी पढ़ाया तो बता देना, मैं बता दूंगा। तो पहले मैं बताता हूँ टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं यहाँ पे। तो जिसके अंदर मैंने बताया आपको टेक्स्ट अलाइन, फिर मैंने आपको बताया इसमें कलर। तो कलर क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, प्लस कलर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड कलर। किसी भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद फिर मैंने बताया था वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, देन लेटर स्पेसिंग, ठीक है, लेटर स्पेसिंग हो गया। देन हमने टेक्स्ट रिलेटेड फिर हमने देखा था क्या, हम टेक्स्ट से रिलेटेड टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट अलाइन, कलर, बैकग्राउंड कलर, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट शैडो और क्या देखा था हमने टेक्स्ट में। और देख ना फॉन्ट साइज देखा था, फॉन्ट फैमिली भी देखा था। और बताओ टेक्स्ट डेकोरेशन देखा था, इसके अंदर होता है अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और नन। टेक्स्ट डेकोरेशन, ओके। और हमने देखा था यहाँ पे लाइन हो गया, बैकग्राउंड पोजीशन, टेक्स्ट में टेक्स्ट में हमने क्या किया था, नहीं होगा समझे ना, याद आएगा तो लिख देंगे, सेट हो गया। फिर हमने इमेज से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखी। हमने देखा था बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कारण तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे URL लिखना होता है आपको, ठीक है। देन ओके, उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी और देखी थी बैकग्राउंड पोजीशन। यस, हमने देखा था बैकग्राउंड साइज, फिर हमने देखा था बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट देखा था नहीं? यस सर। बैकग्राउंड रिपीट, ये हमने देख लिया। और बैकग्राउंड क्या प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज हो गया। तो देखिए ये प्रॉपर्टी देखी हमने, बस यही थी सर। ठीक है। वाइट फोटो है मेरे पास। बॉर्डर की प्रॉपर्टी देख ली हमने, बॉर्डर है ना, बॉर्डर प्रॉपर्टी देख ली है। तो हमने बॉर्डर में देख लिया, वो तो आपने पहले क्लास में बता दिया। बताना क्या क्या देखा हमने। बॉर्डर स्टाइल देख लिया, यहाँ पे हमने बॉर्डर कलर भी देख लिया, अलग अलग तीन अलग अलग देख सकते हो, शॉर्ट हैंड। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, देन लाइन, बॉर्डर हाइट नहीं होती, बॉर्डर रेडियस, ये भी हमने देख लिया था। बॉर्डर रेडियस, यस, देख लिया था। सर। तो हमने बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टी भी देख ली, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं बॉक्स मॉडल। बताता बॉक्स मॉडल नहीं। क्या होता है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो पढ़ा अरे 5 और 3.5 मार्क को अभी पढ़ाएंगे सर। इसलिए पूछ रहा था उनसे कि उनको पता नहीं पता। अब मैं बताता हूँ बॉक्स मॉडल, ठीक है। बॉक्स मॉडल आपका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीएसएस के अंदर। तो देखते हैं आप इसको सेट करते हैं ऊपर, यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं कंटेंट। यहाँ कंटेंट है, अब कंटेंट कुछ भी हो सकता है। कंटेंट आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, कंटेंट आपका इमेज भी हो सकता है, कंटेंट आपका ऑडियो और वीडियो कुछ भी हो सकता है कंटेंट आपका, ठीक है ना। ओके, ये हमारा कंटेंट है। इसके बाद ये भी कंटेंट, ये ओके,
ये हमारा बॉक्स मॉडल है। अब इसको समझाता हूँ क्या है ये। CSS बॉक्स मॉडल। हाँ वो वही है CSS बॉक्स मॉडल। अब देखो पहले है हमारा कंटेंट। कंटेंट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी टेक्स्ट, है ना, वीडियो, ऑडियो, इमेज। कंटेंट कुछ भी हो सकता है। आपका फॉर्म होता है, आपका टेबल होता है, वो भी कंटेंट ही है, ठीक है। अब कंटेंट के ऊपर लगाते हैं बॉर्डर। ये जो है ना, ये लाइन जो आपको दिख रही है ये वाली, इसको कहते हैं बॉर्डर। ये बॉर्डर है, ठीक है। हाँ इस पे लिखा नहीं रहा ना, तो ये बॉर्डर है। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, इट इज अ बॉर्डर। अब बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अभी जो कंटेंट है और जो एक बॉर्डर है, इसके बीच में कुछ स्पेस है। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये सारा स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं, जो स्पेस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पैडिंग। क्या होता है पैडिंग? कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है वो आपका पैडिंग है। क्लियर हो गया पैडिंग क्या होता है? कंटेंट और बॉर्डर के बीच है स्पेस, और बॉर्डर के बाहर का जितना स्पेस है ये वाला वो मार्जिन है। और बॉर्डर के बाहर का जितना भी स्पेस है वो मार्जिन है, ठीक है। अब हम इस पैडिंग को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, मार्जिन को भी कम कर सकते हैं, मार्जिन को भी ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे अभी मैं हटाएंगे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ H1, ठीक है। और यहाँ पे बीच में कंटेंट लिख देता हूँ कुछ भी, IM पाइथन डेवलपर। पाइथन डेवलपर सेव करा, रिफ्रेश करा, ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। अभी इसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले अब देखो यहाँ पे मैं इंटरनल CSS का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं इनलाइन CSS का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे इस पे बॉर्डर लगाना है विद द हेल्प ऑफ इनलाइन CSS। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल इक्वल, देन यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर कॉलन, ठीक है। शॉर्टकट लगा। आप चाहो तो 3 अलग अलग प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ये वाली स्टाइल के लिए अलग से, बॉर्डर कलर के लिए अलग से, विड्थ के लिए अलग से, और एक नहीं कर, लेकिन हम एक भी लगा सकते हैं। आप शॉर्टकट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, पता है शॉर्टकट प्रॉपर्टी क्या होती है ना। तो आप लिखो बॉर्डर कितनी विड्थ देना चाहते हो, मैंने यहाँ पे लिखा 3 पिक्सल। कौन सा स्टाइल देना चाहते हो, मैंने लिख दिया सॉलिड। कौन सा कलर देना चाहते हो, मैंने यहाँ पे कर दिया रॉयल ब्लू, ठीक है। मैंने एक कलर कर दिया इस पे, सेव कर दिया, ओके। तो मैंने विड्थ दे दिया, मैंने स्टाइल दे दिया, कलर भी दे दिया, सेव करा, और यहाँ पे मैंने कर दिया रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर आ गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर इसलिए आ गया। तो ये तरीका था इनलाइन में बॉर्डर अप्लाई करने का। अब मैं हटा रहा हूँ ये तरीका, ये समझ गए ना, ठीक है। इसको हटा दिया मैंने, रिफ्रेश, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, बॉर्डर हट गया। अब दोबारा से बॉर्डर लगाऊंगा इसके ऊपर, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनल। तो यहाँ पे ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है H1 के अंदर। तो या तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे H1 लिख दूंगा, अदरवाइज इसको मैं क्या करूंगा, इस पे ID दे दूंगा, और ID मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे प्रो, ठीक है। ID मैंने इसको दे दिया प्रो, सेव कर दिया। अब इस कंटेंट को सिलेक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस ID। अब मैं इस कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए H1 का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि H1 कई सारे हो सकते हैं, बट ID हमारी यूनिक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हैश लगाऊंगा, लिखूंगा प्रो, और यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर कॉलन का साइन 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गोल्डन, ठीक है। तो सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, वो गोल्डन क्या ओके, इसलिए गोल्डन नहीं था। सेंटर में कैसा है मुझे नहीं देखना।
नहीं सेंटर में आया। अच्छा ओके, उसमें मैंने एक्चुअली सीएसएस का लिंक लगा रखा था, डेट्स वाइज सेंटर में आ गया था। अब ऊपर से लिंक हटा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा बॉर्डर लग चुका है, इस पे गोल्डन रोड कलर है, ठीक है। ये मैंने लगाया विद दी हेल्प ऑफ इंटरनल। अब मैं यूज करूंगा एक्सटर्नल का, ठीक है। तो एक्सटर्नल का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं और नोटपैड को ओपन करने के बाद उसको करते हैं सेव। डेस्कटॉप पे सेव करूंगा और फाइल का नाम दे दूंगा। नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ निंजा के नाम से पहले निंजा तो आकाशी ककाशी के नाम से भी है। तो जेपीजी है। तो मैंने फाइल का नाम रख दिया ककाशी। देन जब एचटीएमएल की फाइल हम सेव करते हैं ना तो डॉट एचटीएमएल लिखते हैं। जब हम सीएसएस की फाइल सेव करेंगे तो डॉट सीएसएस लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट सीएसएस, देन कर दूंगा सेव, बस ठीक है। ये हमारी फाइल, ये है हमारी एक्सटर्नल फाइल सीएसएस की और हमारी एचटीएमएल की फाइल ये है। अब इस फाइल को और इस फाइल को आपस में दोनों को लिंक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी सीएसएस वाली फाइल है। तो मुझको कलर करना है इस वाले कंटेंट पे और आईडी मैंने दे रखी है प्रो। तो पहले मैं ये इंटरनल सीएसएस हटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल बना ली है। सेव कर लेता हूँ। अब कलर करने के लिए जो कोड लिखा जाना चाहिए वो लिख देता हूँ। तो लिखा जाना चाहिए हैश प्रो, देन यहाँ पे लिख दूंगा बॉर्डर, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने 2 पिक्सल्स सॉलिड, सबलाइन की तरह करवाना है। ये भी कलर है, ठीक है। आपसे काम नहीं कर रहा ना, हॉट पिंक 2015-2014 से करता हूँ वेबसाइट बनाने का सारा एक्सपीरियंस है सर वो। तो अभी मैंने कलर हॉट पिंक दे दिया, इसका सेव करा, रिफ्रेश करा, बट यहाँ पे कलर नहीं आया। अब क्यों नहीं आया? क्योंकि एचटीएमएल की मेरी कोडिंग सही है। सीएसएस के लिए जो कोड लिखा जाना चाहिए वो भी मैंने लिख दिया, बट एचटीएमएल और सीएसएस को मैंने लिंक ही नहीं करा। लिंक करना जरूरी है, तो मैंने लिंक नहीं करा। तो लिंक करने के लिए मैं क्या करूंगा, हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे हेड ओपन करा है, हेड यहाँ पे क्लोज करा है। तो यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे लिखूंगा मैं लिंक, यहाँ पे मैं लिखूंगा लिंक, देन यहाँ पे लिखूंगा REL मतलब रिलेशन, ठीक है। देन इक्वल और यहाँ पे अंदर लिखूंगा स्टाइल शीट, और ये लिखना कंपलसरी है हमेशा, ठीक है। इतना तो हमेशा आपको लिखना ही है, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। देन यहाँ पे लिखूंगा HREF हाइपर रेफरेंस इक्वल, देन यहाँ पे आपकी फाइल का नेम आएगा। तो हमारी फाइल का नेम है kakashi.css, ठीक है। सेव कर दिया। हाँ ककाशी की एक मिनट तो यहाँ पे kakashi.css कर दिया। अब मैंने क्या करा, इस फाइल को और एचटीएमएल की फाइल को दोनों को लिंक कर दिया आपस में, ठीक है। तो याद रखना हमेशा हेड के अंदर आएगा, ये बॉडी के अंदर लिख देना है। हाँ तो सेव करा, रिफ्रेश करा, तो यहाँ पे हमारा कलर आ गया, यहाँ पे हमारा बॉर्डर भी आ गया है। नहीं यहाँ देखो ना, वहाँ पे थोड़ा कलर बेकार आता है, ठीक है। लाल दिख रहा है, कलर ब्लैक अरे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल का इस्तेमाल करके कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये तो समझ में आ गई। अब मर्जी आपकी है, इनलाइन का इस्तेमाल करना है इनलाइन का करो, लेकिन इससे ना आपका कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जी। हाँ तो ना इंटरनल इनलाइन का इस्तेमाल करोगे ना, इनलाइन का इस्तेमाल करोगे तो आपका कोड ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत होगी, प्लस दूसरों से हेल्प मांगोगे, वो आपको कोड को पढ़ेगा तो उसको समझने में दिक्कत होगी। इंटरनल इस्तेमाल करोगे तो आपका थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स हो रहा था कोड तो सोल्व हो जाएगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स रहेगा, लेकिन कोडिंग बड़ी हो जाएगी। हाँ आप क्या करो, एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करो,
जितनी भी आप दुनिया में वेबसाइट देखते हो ना, वहाँ पे ज्यादातर एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल हुआ है। तो एक वेबसाइट देखी उसमें बॉडी क्लोज ही नहीं हुआ था। हाँ, है ना। एक्चुअल सीएसएस का इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है कि आपके कोड ना सेपरेट रहते हैं। HTML का कोड होता है अलग, CSS का कोड होता है अलग, ठीक है, अलग अलग कोड है। आपको कुछ भी चेंज करना है तो अलग फाइल में चेंज कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं वापस बॉक्स मॉडल पे। अरे तो अभी डिलीट नहीं कर रहा मैं, अभी तो समझा रहा हूँ। ले लेना है। यहाँ पे कंटेंट के ऊपर मैंने लगा दिया बॉर्डर, ये रहा मेरा बॉर्डर, मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। अब बॉर्डर और कंटेंट के बीच के स्पेस को कहते हैं पैडिंग। अब यहाँ पे देखो राइट साइड क्या स्पेस नहीं है, यहाँ पे राइट साइड देखो कितना सारा स्पेस है। ये हमारा क्या है, पैडिंग। ये जो स्पेस दिख रहा है हमारा पैडिंग है। बॉटम की साइड बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो हमारी पैडिंग 0 है यहाँ पे। टॉप की साइड में हमारा पैडिंग 0 है, और लेफ्ट की साइड में पैडिंग हमारा 0 है, ठीक है। बट यहाँ पे पैडिंग है। मैं चाहता हूँ लेफ्ट से थोड़ा सा पैडिंग इंक्रीज करना, लेफ्ट से, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे पैडिंग। तो यहाँ पे मैं पैडिंग का इस्तेमाल करूंगा बॉक्स मॉडल के अंदर। पैडिंग लेफ्ट राइट भी हो सकता है ना? मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट राइट नहीं, मार्जिन पैडिंग लेफ्ट, क्योंकि मुझे लेफ्ट से पैडिंग बढ़ानी है। तो 50। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर, जो भी नंबर आप पिक्सल लिख दोगे। और एक चीज का ध्यान रखना, पैडिंग हमेशा पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नहीं आती, ठीक है। वैल्यू पैडिंग में लोगे तो एक लोगे, एक से ज्यादा लो, 0 नहीं ले सकते, या माइनस में वैल्यू नहीं आ सकती पैडिंग में हमेशा। नहीं, पैडिंग 0 आ सकती है बट माइनस नहीं आ सकती, ठीक है, माइनस नहीं आ सकती। हाँ, मार्जिन आ सकती। अब यहाँ पे मुझे ना लेफ्ट से पैडिंग चाहिए, लेफ्ट से स्पेस चाहिए मुझे बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, तो हम पैडिंग इस्तेमाल कर लेंगे। चलो यहाँ पे एक्सप्रेस सर्च पे चलते हैं। यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग लेफ्ट, और यहाँ पे कर दिया मैंने 50 पिक्सल, ठीक है। देन यहाँ पे कर दिया रिफ्रेश, तो आप देखो हमारा लेफ्ट से पैडिंग आ गया है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में लेफ्ट से स्पेस आ गया है, ठीक है। हाँ, तो जितने नंबर बढ़ाओगे ना उतनी आपकी पैडिंग इंक्रीज होगी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100, तो आपके देखो पैडिंग और इंक्रीज हो रही है। मुझे टॉप से भी पैडिंग चाहिए, टॉप से पैडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा पैडिंग टॉप। यस, मैं पैडिंग टॉप पे इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, ठीक है। पैडिंग टॉप सेव करा, पैडिंग सेंटर भी राइट, नहीं पैडिंग सेंटर नहीं होगा। सेंटर का बिट का कैसे फाड़ के जिसको टेक्निक से फाड़ के रखते सब लोग क्या मैंने लिखा है यहाँ पे पैडिंग टॉप और 70 पिक्सल्स। टॉप से ना 70 पिक्सल्स का हमारी पैडिंग आ जाएगी, ठीक है। आगे इसी तरीके से आप बॉटम से भी ला सकते हो, और इसी तरीके से आप राइट से भी पैडिंग को कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, नेगेटिव में वैल्यू नहीं आती है। हाँ, शॉर्ट हैंड। तो यहाँ पे अगर आपको बॉटम से देनी है ना पैडिंग, तो आप यहाँ लिखोगे पैडिंग बॉटम। अगर आपको राइट से देनी है पैडिंग, तो आप यहाँ लिखोगे पैडिंग राइट। अब आपको ना चारों तरफ से पैडिंग देनी है, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, बॉटम से भी। तो 4 अलग अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करोगे, सिंपल आप इस्तेमाल करोगे शॉर्ट हैंड का, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे आप। तो यहाँ पे आप लिख दोगे पैडिंग, देन 4 वैल्यू। हाँ, क्लॉक वाइज रूल पता है, मैं जब बॉर्डर पढ़ा रहा था आपको बताया था। तो पहले क्या आएगा, टॉप आएगा, फिर आपका आएगा राइट, फिर आपका आएगा बॉटम, देन आपका आएगा लेफ्ट। क्लॉक वाइज देख सकते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ऐसी क्लॉक चलती है आपको। मैंने हाथ ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, क्या फर्क पड़ा? उनको क्लॉक वाइज ऐसे घूम रहा है, लेकिन आपने बोला था कि पहले टॉप का आ रहा है, सर ने बोला था पहले लेफ्ट का है। नहीं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। 5 + 4 9 होता है, 4 + 5 9 होता है। ओके, अब ना मैं यहाँ पे इस कंटेंट पे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से ना 50 की पैडिंग देना चाहता हूँ। तो 4 अलग अलग लाइन उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही लाइन पे काम हो जाएगा मेरा। हाँ, मैं बीच में नहीं आएगा। यहाँ पे मैं
सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा पैडिंग, और यहाँ पे लिख दूंगा 58 को 100 कर दो, 100 पिक्सेल्स मैंने कर दिया, ठीक है, सेव करा, सिर्फ 100 लिखा है, तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों पे अप्लाई हो जाएगा ये। तो देखो चारों पे अप्लाई हो गया, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100 और यहाँ से भी 100, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लिखूंगा तो अब बताओ ये कहाँ पे आएगी? टॉप और पहले वाली आएगी आपकी टॉप और बॉटम पे, और दूसरी वाली आएगी आपकी लेफ्ट और राइट पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टॉप और बॉटम से 100 ऊपर दायां टॉप राइट बॉटम। यस, ये आएगी टॉप पे, ये आएगी आपकी बॉटम पे, और ये जो बीच वाली है ना ये आपकी आएगी लेफ्ट और राइट पे, दोनों पे आएगी। यस, दोनों पे आएगी, है? ये दोनों पे आती है। मैं आपको यहाँ पे बता के देता हूँ, तो यहाँ पे लिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। देखो अगर आप एक ही वैल्यू लेते हो, ठीक है, चारों आपने अगर एक ही वैल्यू ली तो वो चारों पे आएगी, चारों पे, ठीक है। और यहाँ पे अरे समझ गया जज्बात समझो ना, जज्बात। तो अगर सुनो, अगर आप पैडिंग के अंदर ना एक ही वैल्यू लेते हो तो वो आपकी टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे और लेफ्ट पे आएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेते हो 2 वैल्यू, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, अब 2 वैल्यू लेते हो तो हुआ क्या यहाँ पे? हमें आगे बता देते हैं, जो आपकी वैल्यू 1 है ना वो आपके आएगी टॉप और बॉटम पे, और जो वैल्यू 2 है वो आएगी आपके लेफ्ट पे एंड राइट पे। अगर आप पैडिंग लिखो यहाँ पे, आप लिखोगे वैल्यू 1, आप लिखोगे वैल्यू 2, आप यहाँ लिखोगे वैल्यू 3। अगर आप 3 वैल्यू लेते हो ना, अगर आप 3 वैल्यू लेते हो तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू 1 है ना वो आपकी आएगी टॉप पे, ठीक है, और जो वैल्यू 2 है ना आपकी वो आएगी राइट पे और लेफ्ट पे। अगर आप लेते हो वैल्यू 3 वो आपकी आएगी बॉटम पे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, समझ आ गया ना आपको कि अगर 1 वैल्यू लोगे तो कहाँ पे अप्लाई होगी, 2 वैल्यू लोगे तो कहाँ पे अप्लाई होगी, 3 वैल्यू लोगे तो कहाँ पे वो अप्लाई होगी। अगर चारों की चारों वैल्यू ले लोगे तो आप यहाँ पे ले लोगे वैल्यू 1, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड वैल्यू 4। तो ये तो पता ही है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, वही क्लॉकवाइज रूल फॉलो होगा। अब तो क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अभी ले लेना। अरे मैं बैठ जाओ यार। ये तो ना पढ़ाते डिलीट कर दूंगा, या पढ़ाते कंप्यूटर ऐसे कर दूंगा। समझ अपन ठीक है, ट्रैफिक रोड को बना के ब्लैक क्या याद होगा यहाँ पे कंटेंट और बॉर्डर के बीच के स्पेस को पैडिंग कहते हैं, उसको कम ज्यादा करना मैंने बता दिया। अब कंटेंट के बाहर के स्पेस को कहते हैं मार्जिन, ठीक है। इस मार्जिन को क्या कम ज्यादा कर सकते हो। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैडिंग में हटा देता हूँ, मुझे पैडिंग की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं पैडिंग में हटा दिया। अब यहाँ पे क्या टॉप से मार्जिन है, बिल्कुल टॉप से कितना मार्जिन है अभी? 0। लेफ्ट से कितना मार्जिन है? 0। राइट से कितना मार्जिन है? 0। और बॉटम से अभी पता नहीं, बॉटम से 0 नहीं है, बॉटम से बहुत सारा मार्जिन है, ठीक है। बॉटम से बहुत सारा मार्जिन है, मैं टॉप से मार्जिन लेना चाहता हूँ, टॉप से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा आपकी मार्जिन प्रॉपर्टी। तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विड्थ थोड़ी कम कर देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर की जो विड्थ है ना उसको थोड़ा कम कर देता हूँ। तो विड्थ यहाँ पे कर देता हूँ 300 पिक्सल। वो जो ये है ना, ये
ये बॉर्डर की विड्थ नहीं है, ये बॉर्डर की थिकनेस है कि बॉर्डर की मोटाई कितनी होनी चाहिए। गोल्ड हाँ ठीक है, ये आपकी विड्थ ज्यादा छोटी होगी, तो यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं 350। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने विड्थ कम करी तो मेरा राइट से मार्जिन आ गया, है ना, राइट से मार्जिन आ गया। मुझे मार्जिन देना टॉप से, टॉप से मार्जिन देने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन टॉप, और देन जितना मार्जिन आपको देना है उतना नंबर लिखा जाएगा और पिक्सल जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, मार्जिन नेगेटिव में लिया जा सकता है, मार्जिन की जो वैल्यू है वो माइनस में आ सकती है, ठीक है, पर पैडिंग कभी भी माइनस में नहीं आता, क्योंकि बॉर्डर से बाहर थोड़ी में चले जाओगे। जो कंटेंट है और जो बॉर्डर है उसके बीच के स्पेस को पैडिंग कहते हैं। माइनस में लेगो तो बॉर्डर से बाहर चले जाएगा कंटेंट, मतलब इनलोजिबल हो जाएगा। इसको अलग कर देंगे, हैं? इसे चीर के अलग कर देंगे। हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन, और मार्जिन यहाँ पे लिख दूंगा टॉप, और यहाँ पे कर दूंगा 40 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल कर दिया, सेव करा, रिफ्रेश कर दिया, तो आप देखो टॉप से मार्जिन आ गया, टॉप से स्पेस आ गया। अब मुझे चाहिए लेफ्ट से मार्जिन, तो लेफ्ट से मार्जिन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट से मार्जिन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन लेफ्ट, बस कितना करना है, लेफ्ट से मार्जिन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 80 पिक्सल, चारों एक महीने आ सकते हैं। ठीक है। तो देखो हमारे लेफ्ट में मार्जिन आ गया। इसी तरीके से आप राइट में मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हो, हाँ, परसेंटेज में भी आ सकती है। अब देखो यहाँ अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 40 का आगे लगा दूंगा माइनस, तो मेरा जो मार्जिन है ना, मैंने मार्जिन टॉप में पॉजिटिव वैल्यू ली थी, तो मेरा टॉप से मार्जिन बढ़ गया था। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो मेरा कंटेंट ऊपर की साइड चले जाएगा, ठीक है। सेव करा, यहाँ पे रिफ्रेश करा, ऊपर चला गया, ठीक है। लेफ्ट में अगर माइनस में दूंगा तो लेफ्ट में माइनस में चले जाएगा, तो माइनस में वैल्यू ली जा सकती है मार्जिन के अंदर, लेकिन पैडिंग के अंदर नहीं ली जा सकती। राइट बॉटम, ठीक है। इसकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, एक बार लिख दो और उसके बाद आप चारों साइड पे मार्जिन अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी पैडिंग की तरह है जी, तो बस ये यही करना ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें लिखना है मार्जिन, बस। तो मार्जिन समझ गए। अब मार्जिन में ना एक वैल्यू और होती है, मार्जिन क्या, बातों को समझोगे तो तो नहीं अच्छा, देखो अभी मैं यहाँ से दोनों मार्जिन हटा रहा हूँ, टॉप और लेफ्ट दोनों हटा दिए, सेव करा, रिफ्रेश करा, नॉर्मल मार्जिन हो गया। मार्जिन की ना एक प्रॉपर्टी हो रहा है, वो बता देता हूँ मैं, वो है आपको यहाँ पे मार्जिन ऑटो। मार्जिन के अंदर अगर आप ऑटो लिखोगे ना, ठीक है, तो आपका जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। अभी मेरा कंटेंट सेंटर में नहीं है, मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ। अलाइन सेंटर करने की जरूरत नहीं है आपको, आप क्या करो यहाँ पे मार्जिन ऑटो कर दो, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं मार्जिन ऑटो, बस इतना करा, आपका जो कंटेंट है वो सेंटर में आ गया, ठीक है। आपका कंटेंट यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। अरे नहीं, सेंटर ही आ रहा, वो मिडल पैडिंग 0 देंगे तो कंटेंट आ जाएगा क्या, पैडिंग 0 R2 पैडिंग ऑटो नहीं ऑटो नहीं साइकिल दे देंगे नहीं होता नहीं पैडिंग तो क्या, मार्जिन हटा तो और से जाएगा वो। नहीं, नहीं होता सर। ठीक है। तो ये बॉक्स मॉडल समझ आ गया आपको, ये सर ठीक है ना। ले लो,
अब तो अभी क्लास में मिल गया, अब तक तो 47 हो रहे हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताने से पहले मेटा टैग के बारे में बता देता हूँ। ये HTML है ना? यस, ये HTML की कोड है, ठीक है। मेटा टैग, क्योंकि वो टैग आ गए ना यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे जैसे ये थी मेरी वेबसाइट, सॉरी पेज का है यहाँ पे एक टैग ही है, ये वाला ये तो आपने मेटा कैटसेट UTF-8। वो वाला है। अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि देखो अभी हम कोडिंग करने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं? इंग्लिश, ठीक है। लेकिन आप कोडिंग करते वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हो चाइनीज लैंग्वेज का। चाइनीज लिख रहे हो, H1 ओपन करा, H1 को क्लोज करा, उसके बीच में चाइनीज में लिख रहे हो आप, ठीक है। चाइनीज लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। आप इस्तेमाल कर रहे हो कोई एक ग्रीक के सिंबल इस्तेमाल कर रहे हो, ग्रीक लैंग्वेज होती है उसके सिंबल इस्तेमाल कर रहे हो, जैपनीज के सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हो। अब तो आपको तो ब्राउजर है ना, वो इन सिंबल्स को समझ नहीं पाएगा। ब्राउजर सिर्फ समझता है इंग्लिश को। तो इंग्लिश में जो सिंबल होता है हमारा डॉलर, @ कॉलन, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज के सिंबल है। अगर इनको आप लिखोगे नोटपैड के अंदर तो आपका ये आउटपुट में दिखने भी लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप कोई ऐसे सिंबल इस्तेमाल कर रहे हो किसी दूसरी लैंग्वेज के, तो वो आपके आउटपुट पे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब आप चाहते हो वो प्रॉपर दिखे, देन आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है मेटा कैटसेट UTF-8, ठीक है। अब हाई कोड है। अब जैसे आप मोबाइल में वो STC के एडिटर है ना, जिसका कोडिंग करते हो, मोबाइल ऐप है, हाँ, तो उस पर आप एंटिटीज इस्तेमाल करके देख लो। एंटिटीज इस्तेमाल करोगे उस पर एंटिटीज वर्क करेगी ही नहीं, बहुत सारी नहीं एंटिटीज इस्तेमाल करोगे ना तो एंटिटीज इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जैसे NPSP हो गई, ठीक है, या कॉफी की हो गई, कोई और एंटिटीज हो गई, वो वर्क नहीं करेगी। आप चाहते हो मोबाइल में आपकी सारी एंटिटीज वर्क करने लग जाए, देन आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, मेटा कैटसेट UTF-8, ठीक है। हाँ, इस कोड को आपको लिखना पड़ेगा और याद रखना ये जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और याद रखना ये हमेशा हेड सेक्शन के अंदर आएगा। बेटा सारा बेटा का वेबसाइट। और दूसरा, वैसे तो मेटा बहुत सारे, मेटा के जो टैग होते हैं ना बहुत सारे होते हैं, बट हमें सारे जानने की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट वाले बताओ। हाँ, इम्पोर्टेंट तो एक पहले वाला इम्पोर्टेंट तो, और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है, ये वाला, ठीक है। वो करता है मतलब मैं इसको मोबाइल पे। अब जैसे अभी तो आप वेबसाइट बना रहे हो ना बैच के अंदर, वो बना रहे हो आप कंप्यूटर के लिए। उसी वेबसाइट को मान लो आपने कंप्यूटर में वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को मैंने अपने मोबाइल में ले लिया, मोबाइल में उस वेबसाइट को देखूंगा ना तो लेआउट ही बिगड़ जाएगा, है ना। क्योंकि जो आपने वेबसाइट बनाई है वो ऐसे बनाई है ना, लैंडस्केप हो गया, और जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है वो पोर्ट्रेट है, वो ऐसे में होगी, तो पूरा लेआउट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। या कोई मोबाइल में वेबसाइट बना रहे हो, उस मोबाइल में बनी हुई वेबसाइट को आप कंप्यूटर पे शिफ्ट कर लो, कंप्यूटर पे देखो उस वेबसाइट को, तो पूरा लेआउट ही बिगड़ जाएगा। होता है ऐसा, पूरा लेआउट ही बिगड़ जाता है यहाँ पे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ना मैंने अमंगस जो बनाया था, ये जो मैंने अमंगस का कैरेक्टर है ना, ये मैंने बनाया था अपने लैपटॉप पे। तो जो मेरा लैपटॉप है ना उसकी स्क्रीन जिस कंप्यूटर पे मैं काम कर रहा हूँ उससे कम है, ठीक है। तो देखो मेरे लैपटॉप पे ये जो मैंने बनाया था ये प्रॉपर अच्छी तरीके से बना था, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने उस कोड को जब मैं इस कंप्यूटर के अंदर लेकर आया और यहाँ पे मैं रिजल्ट शो करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे चीजें बिगड़ गई, बिकॉज इसकी स्क्रीन क्या है मेरे लैपटॉप से ज्यादा है, ठीक है। ये इसको अगर मैं इसको अपने लैपटॉप के साइज का कर लूंगा ना तो ये तब सही हो जाएगा, ये सही हो। हाँ देखो आगे सही हो गया, मैंने इसको अपने बनाया अभी यस आगे सही हो गया। तो ये मैंने बनाया था अपने लैपटॉप में, मेरा लैपटॉप में ऐसे दिख रहा था, बट यहाँ पे आते ही ये पूरा बिगड़ गया, ठीक है। तो आप जब भी वेबसाइट बनाते हो ना, या आप फ्यूचर में जब वेब डेवलपर बनोगे तो आपसे कोई वेबसाइट बनाएगा, जैसे मेरे से भी वेबसाइट बनाते हैं, जब मेरे को कंपनी वो देती है मेरे को प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले वो ये बोलती है कि वेबसाइट बनाना मोबाइल रिस्पॉन्सिव, क्योंकि जितने भी यूजर्स हैं वो आजकल कंप्यूटर में वेबसाइट चलाना पसंद नहीं करते, वो मोबाइल में वेबसाइट चलाना पसंद करते हैं। तो आपको वेबसाइट बनानी इस तरीके से है कि उस वेबसाइट को किसी भी डिवाइस किसी भी सिस्टम पे ओपन करें ना तो उसका लेआउट ना बिगड़े, क्योंकि डिवाइस दुनिया में बहुत सारे हैं। मेरे जो फोन का साइज है वो अलग है, आपके जो फोन का साइज है वो अलग है, आपके कंप्यूटर का साइज अलग है, मेरे कंप्यूटर का साइज अलग है। तो इसी तरीके से हमें वेबसाइट बनानी है। इस टेक्निक को बोलते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव,
ठीक है। जैसे मैं अभी एक वेबसाइट बना रहा हूँ, अभी कंटिन्यूस पे काम कर रहा हूँ, तो पोर्टफोलियो पे काम कर रहा हूँ। जैसे रेज्यूमे होता है, आप जब किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे रेज्यूमे देना पड़ता है। वो रेज्यूमे आपका देख के पता लग जाता है कि आपको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। लेकिन जब आप एक टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए होते हो ना, तो वहाँ पे रेज्यूमे मत ले जाया करो इंटरव्यू में। कभी आप इंटरव्यू ले जाओगे ना आगे चल के, तो रेज्यूमे मत ले जाना, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे आपकी जो रेपुटेशन है वो डाउन ही हो जाएगी। जब मैं इंटरव्यू ले गया था ना, तो मैंने रेज्यूमे नहीं ले गया था, मैंने क्या करा था, मैंने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाई थी। मैंने कहा था यहाँ पे मेरी स्किल्स लिखी है, लिंक बता दिया, लिंक ओपन करा, मेरी स्किल्स के बारे में पढ़ लिया उन्होंने, ठीक है। क्योंकि जिस काम को आप करने जा रहे हो उसको आप बताओगे नहीं, आप अपनी वेबसाइट दिखा दोगे, उससे समझ जाएगा क्या आता है क्या नहीं आता उसे। पहले इंटरव्यू तो वहीं क्लियर हो गया आपका। मान लो आप जा रहे हो वेब डेवलप करने के लिए, वो आपको काम तो बाद में देगा कि बना के दिखाओ, उससे पहले बोलेगा अपना रेज्यूमे दिखाओ, लिंक दे दो उसे, लिंक पे क्लिक करेगा, जो आपने वेबसाइट बनाई उसके सामने आ जाएगी, उसमें आपकी स्किल्स, क्वालिफिकेशन, हॉबीज वगैरह सब लिखी होगी, आईडी मिलेगा। अच्छा तो ये काम आता है, आपने तो इंटरव्यू नहीं दिया तब भी आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो वैसे एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ मोबाइल रिस्पॉन्सिव, आगे चल के मैं उसको लाइव करूंगा तो आप देख लेना। पूरा कोडिंग से बना रहा हूँ, वर्डप्रेस का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कोडिंग से बनाने में तो ज्यादा मजा आ रहा है। वर्डप्रेस को तो बहुत ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना होता है। वर्डप्रेस पे नकली वेबसाइट बनाना, हाँ सारी तो दिमाग लगता है कोडिंग करने में। वर्डप्रेस पे तो कोई अंधा भी बना देगा, उसको बस सिखाना कैसे करते हैं। चेंज नहीं कर सकते, कोडिंग तो जितना चेंज कर सकते हो उतना वर्डप्रेस। हाँ कोडिंग तो कुछ भी कर सकते। वर्डप्रेस से वैसे होता है कि अपना टाइम लग जाता है। कोडिंग में कस्टमाइजेशन आपके हाथ में होता है सारा, जो करना है आप कर लो, लेकिन उसके लिए आपको कोडिंग अच्छी आनी चाहिए, है ना, वरना तो वर्डप्रेस है। अब जैसे ये जो वेबसाइट है ना, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव बने, तो मैं इस कोड को ऐड कर दूंगा सारे कोड में। जब मैं इस कोड को ऐड कर लूंगा ना, तो कुछ हद तक मैं नहीं कह रहा कंप्लीटली मेरी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन जाएगी, मोबाइल में चलने लायक बन जाएगी, नहीं, कुछ हद तक मेरी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन जाएगी, ठीक है। जैसे देखो मैं अपने वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, ये W3 स्कूल नाम सुना होगा आपने इसका, तो फेमस वेबसाइट है। मैंने इस वेबसाइट का क्लोन भी बनाया है, सेम एग्जैक्ट वेबसाइट बनाई है ऐसी। देख से लगेगा नहीं कि ये मैं बनाई हुई, लगेगा ये ऊपर कर दी मैंने, नहीं मैंने उसको अपलोड नहीं करा, गिटहब पे भी सब पे पड़ी हुई मेरी काफी सारी चीजें। अब जैसे डेस्कटॉप पे ऐसे दिख रही है, इसको मोबाइल में देखेंगे तो कैसे दिख रही है हमारी वेबसाइट। देखो जैसे मैं इसको साइड साइड कर रहा हूँ, यहाँ पे लेआउट अपने आप एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पे ये देखो अपने आप एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे लेआउट, है ना। हाँ कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो रही, जैसे ये है देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो जैसे इसको ओपन कर लेता हूँ, देखो ये लेआउट ना अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जो होता है आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव, जैसे डिवाइस वैसा आपका लेआउट आ रहा है, बिगड़ नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टैग, पर इसे कम्प्लीटली नहीं होगा। आपको कम्प्लीटली मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपको एडवांस सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, वो होती है मीडिया। नहीं वो आपका बेसिक नहीं है, एडवांस में वो सीएसएस बहुत बड़ा है, सीएसएस बहुत बड़ा है। ओके तो यहाँ पे मेटा टैग समझ में आ गया, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए, ये हर सिंबल हर कैरेक्टर को आपके वेब पेज पे शो करवाने के लिए, ठीक है। ओके इसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारे पास है यहाँ पे, यहाँ पे ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो। यस हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो में कैसा ही वैल्यू है, एक वैल्यू हिडन, ठीक है, एक वैल्यू हमारी विजिबल। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मतलब है उसमें। यहाँ पे तो यहाँ पे ये कंटेंट है, इसके ऊपर आईडी लगा रखी है, एक्चुअली सीएसएस को ऐड कर रखा है, एक्चुअली सीएसएस में चलते हैं। और यहाँ पे मैं यहाँ पे विड्थ कर देता हूँ कम, विड्थ मैंने यहाँ पे करके 100 पिक्सल, सेव करा, रिफ्रेश करा,
डिजाइन लग रहा है उसमें। नहीं चार्ट में मत जाओ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, विड्थ को मैं कम कर दिया, तो आप देखोगे मेरा कंटेंट ना ओवरफ्लो हो गया, है ना। जैसे मैंने विड्थ को कम करा, मेरे तो कंटेंट है, मेरे को पाइथन का HON है, मेरा डेवलपर का ELOPR है, वो मेरा ओवरफ्लो कर गया। ठीक है, मैं इसको सही करना चाहता हूँ, तो उसको सही करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा कंटेंट और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ I am सॉफ्टवेयर ट्रेनर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई एम आल्सो ठीक है। लाइक योर डेटा एंड तो यहाँ पे देखो हमारा कंटेंट कितना सारा ओवरफ्लो कर गया। ठीक है, इस ओवरफ्लो को हमें रोकना है, तो रोकने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ओवरफ्लो और यहाँ पे लिख दूंगा मैं हिडन। यस, ओवरफ्लो अगर मैं यहाँ पे हिडन लिखूंगा ना, तो मेरा ओवरफ्लो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे सेव करा, रिफ्रेश करा, तो आप देखो मेरा ओवरफ्लो यहाँ पे जो हो रहा था ना वो हाइड हो गया। मेरा पाइथन का HON चला गया, डेवलपर का बाकी का सारा काम चलेगा, सॉफ्टवेयर में सारे चला गया। अभी होगा रुको, तो पहले देख लो तुम। अब तुम्हारा फायदा नहीं है, तुम जीरो ना। आज तो सबको रोज करूंगा लास्ट। अच्छा चलो देखो, यहाँ पे तुम्हारा कंटेंट था ना, अब वो ओवरफ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं हिडन की जगह कर दूंगा, विजिबल कर दूंगा। ठीक है, डिफॉल्ट रहता है, विजिबल कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा कंटेंट ओवरफ्लो करने लग जाएगा, बिकॉज जो विजिबल वैल्यू होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दी। ओके, अब बता दो इसका क्या करना है। अब यहाँ पे इसकी दो वैल्यू और है, एक है स्क्रॉल, नहीं स्क्रॉल है। यहाँ पे जाके अगर मैं विजिबल की जगह कर दूंगा मैं स्क्रॉल, सेव करा, रिफ्रेश करा, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने स्क्रॉल करा ना, तो यहाँ पे देखो इस साइड मेरा वो आ गया, है ना। और देखो साइड पे आ गया ये देखो पूरा पढ़ो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो स्क्रॉल मेरे ऐड हो गए हैं, एक राइट साइड हो गया मेरा, राइट साइड हो गया मेरा, तो राइट साइड हो गया, और एक मेरा बॉटम साइड हो गया स्क्रॉल ऐड हो गया ना। ठीक है, मैं पहले सोच रहा था कि आप पहले मैं कंफ्यूज होता था राइट लेफ्ट, गाना वाया याद रहता था। तो पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे जैसे अरे ऐसे जैसे यहाँ पे पढ़ाते स्टार्ट करा ना, राइट लेफ्ट याद होता है। वरना तो पहले लोग किसी की गाड़ी के पीछे बैठते थे ना, तो वो कहता था रास्ता बताओ, तो उसको बोलते थे दाया बाया, कि दाएं मुड़े बाएं मुड़े, तो कहता मुझे समझ नहीं आया कि सीधा आपको मुड़े, राइट लेफ्ट नहीं पता था। जब यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, तो राइट लेफ्ट में तो कंफ्यूजन थी ना, वो दूर हो गई। बहुत ये छोटी छोटी प्रॉब्लम, अब जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने सूर्य मान भी नहीं आते थे। सर आता था, किसी को बताता नहीं तो वो बनवाते। अच्छा आपको झूठ बोल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो साइड स्क्रॉल आ गया, यहाँ पे राइट साइड आ गया और बॉटम साइड आ गया। ठीक है, अक्सर एक और यहाँ पे ना मैं स्क्रॉल को यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं स्क्रॉल एक्स, हाँ मैं नहीं रहा हूँ, नहीं है मुझे देखने क्या है
अरे वो तो बेटा रुको, तो मुझे कोड तो याद करने दो। आपकी एक सच्ची थी लग रहा है। हाँ? आपकी एक सच्ची मुझे आज क्या बढ़िया। चलिए आगे चल लो। भूल जाते तो क्या? अरे ये ओवरफ्लो का तो ओवरफ्लो करके ऑटो सर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा। इसमें भी लगा हुआ है और ये रहा ना एक्स और वाई। एक्स सर वाई को अरे नहीं तो सर इस बार सेम इनसे पूछो आइया पर इसके लिए अलग से सजाए अलग से बता रहा हूँ अलग से सजा मिलती है गरम तेल में 2 बार बनाया जाएगा। बताओ तो 3 बार चप्पल लगा के मारना है यहाँ पे ना 1 मिनट ओवरफ्लो की एक प्रॉपर्टी हो रहा है ऑटो, ठीक है। ऑटो करा, सेव करा, रिफ्रेश करा, तो यहाँ पे देखो उसने क्या करा, जब आप वो करते हो ना ओवरफ्लो वो विजिबल, तो होगा क्या, यहाँ पे आपके तो ओवरफ्लो विजिबल होने लगेगा। ओवरफ्लो हिडन करोगे तो होगा क्या, आपका ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा, ठीक है। ओवरफ्लो स्क्रॉल करोगे तो आपका बॉटम पे स्क्रॉल आ जाएगा और आपका राइट साइड पे स्क्रॉल बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आप करते हो ओवरफ्लो ऑटो तो उससे जहां पर भी स्क्रॉल की जरूरत होगी वहीं पे स्क्रॉल आएगा। मुझे राइट साइड में स्क्रॉल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे तो कंटेंट मेरा है ही नहीं, मुझे स्क्रॉल की जरूरत थी बॉटम पे, तो बॉटम पे स्क्रॉल आ गया है। कोई इस्तेमाल नहीं करते हुए देखा अगर ऐसा ढूंढूं ना होते हैं ये देखो, ये आपके पास ऑप्शन अगर चाहो तो अपना डिजाइन रख सकते हो ऐसा, अब कंपल्सरी नहीं करना ही है। पूरे हैकिंग के बारे में लिख के और उसमें ओवरफ्लो डाल दो, हाँ। पढ़ लो। पागल हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा। ऐसे 4-5 आर्टिकल लिख दो तो पढ़ लो जी जीसस बोले से। अब यहाँ पे जो 12 स्टूडेंट है उनको तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना बता दिया। नहीं ये बताया, तो यहाँ पे ना ये नैप बार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, नैप बार बहुत इजीली बन जाएगा, कुछ नहीं है नैप बार बनाने में, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू किसे कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं जब एक ऑप्शन के अंदर उसके सब ऑप्शन नजर आते हैं। जैसे ये मैं इसमें माउस ले जाता हूँ टॉप ऑफर्स के अंदर, क्या कोई ऑप्शन खुले मेरे, नहीं खुले। मैं जाता हूँ फैशन पे, देखो कितने सारे ऑप्शन खुल गए, ये मेरा ड्रॉप डाउन है। इलेक्ट्रॉनिक पे भी खुल गए हैं, ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर भी ड्रॉप डाउन है। तो जब नैप बार में किसी ऑप्शन पे माउस ले जाने पर उसके सब ऑप्शन खुल जाए ना, उसको हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। समझ आ गया ड्रॉप डाउन क्या होता है? सर ये तो सिलेक्ट से बनेगा। ये ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको किस किस चीजों की नॉलेज होनी चाहिए? कोडिंग की। नैप बार कैसे बनाते हैं? चलो क्लास चाहिए, पेपर चाहिए। अंकित तुम्हें नैप बार बनाना आता है ना? आप बनाओ, जल्दी नहीं बनाना, जल्दी 5-6 मिनट का समय, बस जल्दी बनाना। सर बोलिए मारा तुम 4 डॉलर में किसी जिम ज्यादा मार देता ना तो देख लो, ये अभी यहाँ पे अंकित नैप बार बनाना बता रहा है, उसका अभी मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना बता रहा हूँ। नहीं शिवानी 4 ही ले लो, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट ले लो, ये वो ले लो। अभी कल तो बढ़िया लेना था, आज का बोल कल भी बहुत सारा कंपटीशन था ना। तो आज भी कॉम्पिटिशन है तुम्हारे अकेले के लिए। गैलरी ले लो, अब इसका बनाने दिखा दो। सही है, अरे एक्टर का इस्तेमाल करो ना। ये
वो तो हटा दो प्रो, वो नहीं चाहिए प्रो, प्रो की जरूरत नहीं है। वैसे ड्रॉप डाउन बनाने का जितने भी कोड है ना, बहुत वैसे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन मैं जब कोई काम करता हूँ उसको कम कोड में कोशिश करता हूँ करने की। तो इसका जो कोड है ना वो मैंने इंस्टाग्राम के पेज पे है, ठीक है, वहां से देख लेना, वहां से देख लेना, पूरा कोड बता रहा है उसमें, मैंने देखा। अभी तुम करो, तुम सब बता रहे टीचर पूछो। तुम्हारे कौन लग रही तो तुम फंस रहे हो, तुम करो कुछ। इसके लिए चाची लग रहा है। ना हमारी भाभी लगे। अच्छा तुम करो, ये रिश्ता जोड़ रहे हैं आप लोग, ये करो, इनको जोड़ो। भाई चुप रहोगे? यहाँ से सभी को बन गया आप लोग। उसको कलर करो। हाँ वो समझा भी दो अंकित। अरे सर अंकित समझाओ। नहीं सर ऐसा नहीं होता। कौन सा कलर गोल्डन ब्लू एक ही आता है मेरे को सर के वजह से। बाकी सब में कौन भाई वैगन नहीं है, वैगन ना तो वहाँ इनलाइन ब्लॉक के बाद हमें सेमीकोलन नहीं लगाया, ऊपर नहीं लगाया, ऊपर नहीं लगाया। क्या होता है चलो आधा दूर आ रहा है। बताऊंगा ना, चलो छोड़ो, मैं बता दूंगा। जल्दी हट जा, टाइम नहीं है, 15 मिनट हो गए। सही और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपका, ये पूरा आपके सीएसएस कोड है, देखो स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एचटीएमएल का कोड है, छोटा सा कोड है, ज्यादा नहीं है। सिर्फ देखो 3 यूनिट में आ गया सारा कोड, ठीक है, 3 यूनिट सारा कोड आ गया। देखो देन आपका ये फाइनल ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा। जैसे आप इसमें ले जाओगे तो आपके ना नीचे यहाँ पे ऑप्शन आने लगेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा कोड मिल जाएगा। तो हमने एक बार चेक कर लेना समझाने के लिए। अभी मैं ये ड्रॉप डाउन इसलिए नहीं समझा सकता बिकॉज इसको समझाने के लिए ना हमें काफी सारी चीजें आनी चाहिए। देखो हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए ये वो करारा टेक्निक ड्रॉप डाउन मेन्यू। अभी ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं बता सकता इस क्लास में बिकॉज इसके लिए हमें मुझे काफी चीजें बतानी पड़ेंगी। पहले आपको बताना पड़ेगा फ्लोट के बारे में, ठीक है, तो वही तो फ्लोट के बारे में तो पता होना चाहिए, प्लस आपको ओवरफ्लो के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने अभी डिफाइन कर दिया, अभी मैंने ओवरफ्लो के बारे में डिफाइन कर दिया, प्लस आपको पता होना चाहिए डिस्प्ले के बारे में, ठीक है, इस क्लास में डिस्प्ले नहीं बताया बेटा अभी, तो आपको डिस्प्ले के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, और ठीक है ओवरफ्लो फ्लोट में डिस्प्ले, ये तीन प्रॉपर्टी पता होगी ना तो आप इसलिए ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हो, ठीक है। बट इस पर टाइम चल जाएगा, मैं इसको बताऊंगा फिर इसको बताऊंगा, फिर वो बनाना शुरू करूंगा तो टाइम लग जाएगा। अभी आप क्या करो, इसके लिए पिक्चर ले लो।